ये आशीर्वाद ये दिखा रहा है कि छठे और सातवें चरण में देश में क्या होने वाला है। ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। हर एक जनता की एक ही तमन्ना है और वह तमन्ना उनके नारों में गूंज रहा है कि फिर एक बार दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री होंगे और एनडीए 400 पार। चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 80 में से सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में। वो मिसिंग ईवीएम्स कहां है, ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो सियासी बयान है और बयानों का शोर भी है, विपक्ष का बवाल है और चुनाव आयोग पर सवाल है। लोकसभा के अभी 2 राउंड बाकी हैं, लेकिन सियासी घमासान लगातार जारी है। अब तक 428 यानी कि करीब 80% सीटों पर फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और अगले 2 दौर में 115 सीटों के लिए आखिरी रण अभी बाकी है। 5 चरण की वोटिंग के बाद भी सत्ता और विपक्ष के नेताओं में जीत के दावे और सीटों के आंकड़ों को लेकर बयानबाजी की जंग छिड़ी है। मतलब 115 सीटों पर आखिरी दम दिखाने से पहले नंबर गेम और माइंड गेम दोनों का खेल जारी है। चाहे मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति हो या फिर अब तक यह दावा करना कि हम इन चरणों में चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि 5 चरण पूरे हुए और 5 चरण में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का दावा यह है कि हम चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इन सियासी आरोप और प्रत्यारोपों के बीच एक नई सियासी जंग छिड़ी है, नई सियासी जंग। और आज उसी सियासी जंग पर भी आएंगे, बयानों पर भी आएंगे, लेकिन पहले इस खबर को भी जान लीजिए। खबर यह कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए। सवाल यह कि मतदाता इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव आयोग, वो ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग की अजीब गतिविधियों से परेशान है जो वोटर है। कांग्रेस का इल्जाम है। अब पीएम मोदी का एक बड़ा बयान आया जहां विपक्ष इल्जाम लगा रहा है चुनाव आयोग पर और पीएम मोदी कह रहे हैं कि शहजादे यानी कि लखनऊ और दिल्ली इसका जिक्र कर रहे हैं, मतलब कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव 4 जून को ईवीएम को दोष देंगे। जिस प्रक्रिया पर चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसी बहाने पीएम मोदी शहजादे 4 जून को ईवीएम को दोष देंगे। लेकिन कम वोट को लेकर किसे फायदा, किसे वोट की चोट, इसका जिक्र हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े इन 5 चरणों में जिस तरह से आए, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल अपने आप में बड़े हैं। और इस बीच जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, उनका एक बयान आया। इस पूरे प्रकरण के बीच जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। जयराम रमेश ने कहा कि कुल मिलाकर 1,07,00,000 के इस अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर
28,000 की वृद्धि होती है, जयराम रमेश कह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। कुछ देर पहले हमने आपको जयराम रमेश की तस्वीर के साथ उस बयान को भी दिखाया था, कोशिश करेंगे दोबारा दिखाने की। और जयराम रमेश कह रहे हैं ये अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिर ये हो क्या रहा है, जयराम रमेश कह रहे हैं। और जयराम रमेश जिस अंदाज में इस पूरे प्रकरण पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से नई सियासी जंग छिड़ गई। और उस जंग के इर्द गिर्द कुछ आंकड़े भी हैं और उन आंकड़ों पर अब आते हैं। सवाल वोटिंग फीसदी का है। वोटिंग फीसदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एडीआर की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मांग की गई कि 48 घंटे में वोटिंग फीसदी जारी हो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को वक्त दिया गया कि 1 हफ्ते में जवाब दे। अब 24 मई को कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन आप ये जो आंकड़े देख रहे हैं, ये दरअसल 5 चरण में 428 सीटों के आंकड़े हैं। ये आंकड़े बार बार बदल रहे हैं, जैसे कि चुनाव आयोग के आंकड़े बदल रहे हैं। ये देखिए आंकड़े। बीजेपी 238 सीटों पर चुनाव जीती थी 2019 में, इन्हीं चरण के हिसाब से हम बात करें। जबकि एनडीए 275, क्योंकि 300 पार का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस 44 और यूपीए जो इंडिया गठबंधन बन चुका है 85 सीटें जीता था। अब 2 चरण में 115 सीटें बाकी बची हैं और 115 सीटों का आकलन अगर हम करें तो तब बीजेपी को 65 सीटें मिली थी और एनडीए को 77। आंकड़ों का खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि आंकड़ों के खेल में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई। 64% वोटिंग का जिक्र किया गया रात 12 बजे तक, और फिर उसके बाद फाइनल आंकड़ा 30 अप्रैल को आया 66% पार। कितना ज्यादा बढ़ा? करीब 2.5%। यह आंकड़े आपके सामने, करीब 2.5% यह आंकड़ा बढ़ा। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव हुआ, 64% आंकड़ा आया रात 12 बजे तक, और फाइनल आंकड़ा 30 अप्रैल को सामने आया तो यहां भी 2% का उछाल था। तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव हुआ, 64% रात 12 बजे, और फाइनल आंकड़ा जब सामने आया तो यहां भी 1% का उछाल था। तो ऐसे में सवाल विपक्ष उठा रहा है कि आखिरकार ये उछाल बार बार हो रहा है, कहानी है क्या? दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि बहाना तलाश लिया गया है विपक्ष की तरफ से अभी से ही हार का, और चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। बयानों का शोर भी है और आंकड़ों का जोर भी है। कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपका ये स्नेह, आपका ये उत्साह, ये आशीर्वाद, ये दिखा रहा है कि 6ठे और 7वें चरण में देश में क्या होने वाला है। ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। 5 चरण संपन्न हो चुके हैं।
और छठे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का उपयोग 25 मई को करना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 11 राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक ही स्वर और एक ही नारा गूंज रहा है। हर एक जनता की एक ही तमन्ना है और वह तमन्ना उनके नारों में गूंज रहा है कि फिर एक बार। चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ, इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर। और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहां हैं? ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 80 में से सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। माहौल बहुत अच्छा है। जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को अपना पूरा आशीर्वाद दे रही है और उन्होंने तय किया है, जनता जनार्दन ने, कि दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री होंगे और एनडीए 400 पार। तो विपक्ष का बवाल, चुनाव आयोग पर सवाल। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। मनोज पंडित जी बीजेपी नेता हैं, सुंदरम पाठक जी कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ एसके दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे, और परमवीर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परमवीर जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष काफी नाराज हो रहा है, कह रहे हैं ये आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं एकाएक। नाराजगी में कुछ दम है या सिर्फ हार का बहाना? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हार के बहाने तलाशे जा रहे हैं अभी से। तिलक जी देखिए, बयान दिया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, सीनियर प्रवक्ता है, लेकिन गाड़ी में घूमते फिरते एक वीडियो बनाया और एक्स पर डाला या कैसे शेयर किया वो किया कि आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर नहीं किया गया ऐसा। रीजन बीइंग क्योंकि आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो हो सकता है कानूनी चीजें छेड़ दे चुनाव आयोग भी, तो उससे बचकर किया जाता है। लेकिन देखिए ये बहानेबाजी है। चुनाव को आपने भी बहुत नजदीक देखा है, मैंने भी बहुत नजदीक देखा है। चुनाव जब हो जाता है तो ईवीएम तो सील हो गई, आंकड़ा जो होता है वो डेटा शीट से हर एक अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उस समय चुनाव अधिकारी हुए होते हैं जिले के, उनको भेजा जाता है। फिर वो सारे के सारे दिल्ली तक जाते हैं, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, तो उसमें समय लग जाता है और कोर्ट में अभी होने वाली है। तो समय 11 दिन का लगता है तिलक जी, बहुत बड़ी जनसंख्या में हमारे यहाँ वो वोटिंग। आज से पहले कभी ऐसा हुआ तिलक जी? देखिए, लेकिन आज से पहले हम कोई चुनाव आयोग के अंदर की क्या प्रोसीजर है वो नहीं जानते हैं, लेकिन अच्छा। चुनाव आयोग के ऊपर एक व्यक्ति का, भारतीय का भरोसा जो होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि नहीं, चुनाव बिल्कुल बहुत सही बात है। आप भरोसा कायम रहना चाहिए, तो फिर जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी बनती है इस भरोसे को चुनाव कायम आयोग रखने की की? बनती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले ईवीएम का कितना हौहल्ला हुआ था कि ईवीएम से टेम्परिंग हो सकती है, ईवीएम को हैक किया जाता है, वो चीजें खत्म हुई है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसा कि 24 तारीख को बातें होंगी। इसमें आप देखिए, अगर कहीं पर लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो यानी विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है। एसके दुबे जी इत्तेफाक रखते हैं आप परमवीर जी की बात से? 10% तिलक जी भ्रम पैदा करने की स्थिति आप बनाई लोग जा भ्रम रही है। पैदा कर रहे हैं। कोई भी प्रक्रिया होती है लेकिन इतना समय नहीं लगता। बात यहाँ पे समय की है कि चलिए आज वोटिंग हुआ और वोटिंग के 2 दिन बाद आप उसको डिक्लेयर कर दो भाई कितना परसेंटेज। लेकिन अगर 19 तारीख को वोटिंग हो रहा है और आप अगर 30 तारीख को उसका परसेंटेज डिक्लेयर कर रहे हैं तो संदेह के घेरे में खड़ा होना स्वाभाविक है। किस बात का संदेह है आपको? 11 दिन में अगर उसका परसेंटेज चेंज कर रहे हैं तो क्या रीजन रहा भाई? चाहे चुनाव आयोग हो या कोई भी सरकारी तंत्र हो, जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या हो सकता है बताएंगे थोड़ा आप? क्या हो सकता है? नहीं, होने को तो देखिए ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, क्या हो सकता है? आप तो चुनाव आयोग को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो बात परमवीर जी कह रहे हैं।
नहीं, भ्रम जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं, भ्रम क्या, लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है कि आप अगर 19 तारीख को वोटिंग हो जाता है तो आप ठीक है, इतना बड़ा देश है, इस अलग अलग प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो 2 दिन लग सकते हैं। तभी अभी तो सब कंप्यूटर पे होता है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से चिट्ठी जाएगी और तब वो देखेंगे तब उसको करेंगे। अभी तो अगर सपोज उत्तर प्रदेश का ही लेना है, 4 जिले में 11 सीटों पे वोटिंग होता है तो 11 का एक कलेक्टर को देखना है, वो निर्वाचन अधिकारी है, कलेक्टर फटाफट बताएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करेगा क्यों? नहीं, मैंने किसी से ये क्वेश्चन नहीं किया कि इसमें क्या है क्या नहीं है। नहीं सर, क्वेश्चन ही तो हो रहे हैं। चुनाव आयोग पे आप लोग सवाल उठा रहे हो, बता भी नहीं रहे कि आखिरकार क्यों ऐसा करेगा चुनाव आयोग। नहीं, वोटिंग परसेंटेज अगर चेंज होता है और वो भी 11 दिन 8 दिन बाद, तो सवाल उठना लाजमी है। परमवीर जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इस सवाल के पीछे आधार भी तो बताइए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप कि ऐसा क्यों हो रहा है? परमवीर जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर सुंदरम जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, वसीम बरेलवी साहब की शेर है एक, 2 लाइनें ही बोलूंगा उसकी। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। 4 जून को देखो पता नहीं किसका घर बनेगा, किसका उड़ेगा, लेकिन घर बनाने का सपना कोई नहीं छोड़ेगा, छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग को ना घेरे इसमें, क्योंकि रीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अभी की रूलिंग आई थी कि आप अगर कहीं पर शक भी होगा ना तो आप वीवीपैट से वोट का मिलान कर सकते हैं, और वो आपकी मर्जी होगी किसी जिले मतलब किसी लोकसभा की किसी गाँव में। कह रहे हैं कि कैसे 11 दिन लग गए, ये तो बता दीजिए। देखिए, चुनाव आयोग का ये सबजुडियस मैटर है, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, ना बोलना चाहिए। मैं आपसे मतलब मेरी सलाह है कि क्योंकि वो लोग सलाह दे रहे हैं, वो आपको आयोग है, ये आयोग है, किसी पे क्वेश्चन खड़ा करना है मेरा कानूनी अधिकार है भाई, आप पूछने का हक है। आप लीजिए, आप PIL लगाइए सर, आप PIL लगाइए। आप ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है इसका। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आपके प्रवक्ता गाड़ी में घूमते हुए बोल रहे हैं, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। आप एक PIL डालिए सुप्रीम कोर्ट में, आप पे बहुत वकील है वहां पर आपकी पार्टी के, तो तुरंत सुनवाई होगी वहां पर, तो वहां पर सही प्लेटफॉर्म है। और अभी क्यों किया जा रहा है? देखिए, जब फर्स्ट फेज में हुआ तब भी ऐसा हुआ, सेकंड फेज में तब हुआ तब भी ऐसा हुआ, थर्ड फेज में, अभी आपको 5th फेज के बाद क्यों याद आया है? एक 5th फेज के बाद याद आने का मतलब क्या है चीजों को ना? तो PIL लगाइए, सही प्लेटफॉर्म पे लगाइए। मैं भी चाहता हूँ कि आप अगर कुछ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन प्लेटफॉर्म तो सही होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने घर पे अपने माता पिता से कुछ बोलता रहूं, मुझे लग रहा है यानी सवाल नहीं उठा सकता विपक्ष, आप ये मैं कह रहा हूँ सवाल उठा सकते हैं, सही प्लेटफॉर्म। एक PIL सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह डालिए, बहुत बड़े कांग्रेस सुनवाई तो हो रही है इस मामले की, 24 तारीख तय है, तो फिर इंतजार कीजिए उस चीज का। फिर टीवी पर क्या खेलना है इन सब बातों के साथ में? अब 2 ही तो चरण बचे हैं, यानी ये कह रहे हैं दुबे जी, समझ रहे हैं ना आप, वो कह रहे हैं 2 ही तो चरण बचे हैं। 2 चरण नहीं बचे साहब, आपको फर्स्ट के बाद ही फर्स्ट फेज में जैसे दिखाई तब तुरंत डालना चाहिए था आपको। आपने क्यों फेज तक इंतजार किया? दुबे जी जल्दी से। नहीं तो 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कितने चरण हो गए थे? फिर मामला वो भी तो बनता है ना, उसमें भी तो आप नेक्स्ट चरण में उसमें भी आप आगे बढ़ गए, उसके 3rd चरण में उसमें भी आप आगे बढ़ गए। तो देखिए, कोई भी हो ऐसा नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी अगर नागरिक है तो उसको ये राइट है कि अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। और ठीक है, हायर अथॉरिटी विल डिसाइड कि क्या करना है, अगर उसको लगता होगा तो जाएगा। एक मिनट दुबे जी, जब चुनाव जीतते हो तब चुनाव आयोग सही हो जाता है ना? नहीं, तब भी नहीं। देखिए, नहीं, जब चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही हो जाता है, यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। खैर पाठक जी, एक मिनट दुबे जी, पाठक जी हार के बहाने तलाश रहे अभी सही बीजेपी कह रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी को जय हिंद। और देखिए, बहाना तलाश नहीं करना है, मेन बात यह है कि अगर 11 दिन के बाद अगर आप रिपोर्ट दीजिएगा तो संदेह जायज है। और रही बात यह कि ये भाजपा कह रही है और भाजपा के जो भी मानने वाले लोग हैं कह रहे हैं कि बहाना विपक्ष तलाश रही है। तो अगर आप पिछले रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड के मामला में देख लें तो जब वोट परसेंट थोड़ा नीचे गया तब तक कांग्रेस की सरकार आई है, इस बार वोट परसेंट नीचे है, तो ये यकीनन आप इस बात को मानिए कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। और भाजपा, इस बार भाजपा की हार की डर है जो वो किसी भी तरीके के पैंतरे आजमा सकती है। क्या विपक्ष सवाल नहीं उठा सकता है? आज लोकतंत्र में विपक्ष सवाल नहीं उठा सकता है। की विश्वसनीयता को कटघरे में क्यों खड़ा कर दे? तो किसी देश की किसी संस्था पर तो विश्वास होगा ना आपको कि नहीं?
सुनिए, अगर हम मान लीजिए आपकी, अगर हम चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, लोगों का उम्मीद, लोगों का विश्वास, सुनिए, लोगों का उम्मीद और लोगों का विश्वास से अगर चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग इस तरीके के मुद्दे क्यों उत्पन्न करते हैं? मेरे ख्याल से तो चुनाव आयोग को इस तरह के मुद्दे नहीं उत्पन्न करने चाहिए। तो आपका संशय दूर कैसे होगा? क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, जिस तरीके से बात चल रही है, अगर मान लीजिए 11 दिन नहीं, कम से कम 1 दिन, 1.5 दिन के अंदर में, या 24 से 48 घंटे के अंदर में रिपोर्ट दिया जा सकता है। लेकिन अगर 11 दिन अगर आप कीजिएगा रिपोर्ट देने में, तो संदेह बनेगा और विपक्ष जरूर सवाल उठाएगी। पाठक जी, जी वही बात तो परमवीर जी कह रहे हैं, अगर मगर किंतु परंतु आप इन्हीं राज्यों में जहां पर आपको संशय है वहां चुनाव जीत गए तो? देखिए, चुनाव जीतना हारना अलग बात है। नहीं, अलग बात नहीं है, आपको तो संदेह है ना। और फिर यहाँ पर अगर चुनाव जीत गए तो फिर क्या करेंगे आप? चुनाव जीतना और हारना अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए सर, लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना कि जब आप कर्नाटक में चुनाव जीतते हो तब चुनाव आयोग और ईवीएम सही हो जाता है, उदाहरण के तौर पर। अगर आप अभी मुद्दे चल रहे हैं, अगर 11 दिन के बाद रिपोर्ट, क्या कर्नाटक में 11 दिन के बाद रिपोर्ट दिए गए थे? परमवीर जी जल्दी से, फिर मनोज पंडित जी को पूरा वक्त। तिलक जी, अभी बात उठी थी कि जब जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो कांग्रेस जीतती है। तो मैं बताना चाहूंगा 1985 में आज तक की सबसे बड़ी कांग्रेस जीत पाई थी, 413 सीटें क्या जीते थे। तब 64.01% वोटिंग हुआ था, जितना आप 2019 से भी कम वोटिंग हुआ था। तब 414 सीटें पा गए थे। तो वोटिंग पैटर्न से कम ज्यादा से आज की डिबेट में आप सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। ये आसपास एक तुक्का लगाने वाली बात होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसा नहीं होता। और मैंने बहुत लोगों से अभी फील्ड में बात करी, यूपी की बात करूंगा स्पेसिफिकली, तो वहां पर जैसे एक बहुत बढ़िया शगुफा छोड़ा जाता है कि जो भाजपा का वोटर है वो छुट्टी मनाने चला जाता है चुनाव के टाइम पर। ऐसा नहीं है। जब गर्मी सबके लिए बराबर होती है, भाजपा के लिए भी, समाजवादी के लिए, बसपा के लिए भी, सीपीआईएम के लिए भी, तृणमूल के लिए भी, सबके लिए बराबर होती है। तो ऐसा कोई पैटर्न दिखाई तो नहीं दिया इस बार। वोटर बता के वोट कर रहा है आपको परमवीर जी? बता के नहीं सर, आप देखेंगे अगर वहां पर जाते हैं, जैसे आपने बहुत सारे वो देखे होंगे टीवी के ऊपर, किसको वोट दिया, तो वो मुद्दे जो बताता है ना। नहीं, मैं टीवी देखी बात नहीं, मैं जब तक आंखों देखी नहीं देखता, मैं टीवी देखने वाली बात नहीं। तिलक जी, मैंने पूछा है ना, तो जो मुद्दे बताता है, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, वोटर बता के वोट डाल रहा है आपको? अपने मुद्दे तो बता देते हैं सब बाहर आकर लोग। नहीं, मुद्दे अलग बात है, वोटर बता के थोड़ी ना वोट डालेगा सर आपको कि हम अनुमान लग जाता है सर, अनुमान लग जाता है उससे। तो लेकिन जैसे ये बात की जाए ना, मैं तो अभी भी बोलता हूँ इस चीज को, जैसे अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने आपको छूट दी है, आपको लगता है कि किसी गांव में किसी बूथ के ऊपर गड़बड़ी हुई थी ईवीएम से, उस ईवीएम मशीन से एक वोटर का मिलान करा सकते हैं रैंडमली आप, तो जरूर कराया अगर लगे कुछ। ठीक, पाठक जल्दी से जवाब दीजिए परमवीर जी का, फिर मैं पूरा वक्त पंडित जी को। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका चल रही है, 24 तारीख को तारीख दी गई है, तो आप भी विश्वस्त रहिए कि, और न्यायालय पर हमें पूर्णतः भरोसा है कि न्यायालय लोकतंत्र के हित में और जनता के हित में फैसला देगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज पंडित जी। जी तिलक भाई, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत देरी से आपके पास आया, जरा मैं समझना चाह रहा था। कोई बात नहीं। ये पूरी कहानी को देखें और समझें। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो गंभीर है। आरोप ये है, विपक्ष का कहना यह है कि हर लोकसभा सीट के हिसाब से देखें, बात को सुनिएगा समझिएगा, हर लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो ऑन एवरेज 28,000 वोटों की वृद्धि होती है। 28,000, और कुल मिलाकर 1,07,00,000 1,07,00,000 इस अंतर के हिसाब से हर लोकसभा सीट पर यह वृद्धि हुई है। सर ये तो बड़ा हैरान करने वाला मामला है, अगर आरोपों में दम है तो। मनोज पंडित जी। देखिए तिलक जी, अब मैं आपको स्पष्ट बात बताऊं कि अब चूंकि 4 तारीख के दिन ज्यादा दूर है नहीं, हाँ, दो चरण के चुनाव बाकी हैं, 115 सीटों पे चुनाव होना है। अब ये एक ऐसा माहौल अभी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को ये बोल सकें कि ये ईवीएम में गड़बड़ किया है, ये सब प्लान बनाया है, ये सारी चीजें की हैं। तो आप ये कह रहे हैं जो 1 करोड़ वोटर बढ़ा है वो आपका है, बीजेपी का है? बिल्कुल। अभी परमवीर भाई ने एक बात कही, तो ये आपको कैसे पता चला वो वोटर, वो तो ईवीएम में सब कुछ मामला कैद हो गया? तिलक जी, हम लोगों ने जो काम किया है हमें मालूम है ना। जब बच्चा पढ़ता है तो नहीं, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये जो अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश है,
उन्हीं राज्यों में यह अंतर दिखाई दे रहा है। तिलक जी, मैं पूछता हूँ कि यही बात है ना दुबे जी, किस पैरामीटर पे आपने तय किया कि नुकसान हो रहा है? आप मुझे बताइए। नहीं, ये उसी पैरामीटर के आधार पर तय किया गया जिस पैरामीटर के आधार पर आप कह रहे हो कि बीजेपी जीत रही है और यही वोट हमारे 1 करोड़ जो वोट बढ़ा है। तिलक जी, मैं बताता हूं ना, आप ये देखिए कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत किया है, जिस हिसाब से 10 साल में हमने देश में तरक्की की है, सारी चीजें हैं, तो हमें पता है कि हमने क्या काम किया है और जनता हमारे काम से खुश है। ये सारी चीजें हैं तिलक जी। और आप देखिए, जब माताएं बहनें घर में खाना बनाती हैं तो हर चावल के टुकड़े को उठा के नहीं चेक करती कि इसमें से चावल बने या कच्चे हैं। एक चावल निकालती है, उसे तय कर लेती है कि चावल बने या कच्चे हमारे। तो हम हर लोकसभा में जाके जो हमने काम किया है, हमें आश्वस्त है। सर, विपक्ष ये पूछ रहा है कि फाइनल आंकड़ों के बीच 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर कैसे हो सकता है? देखिए तिलक जी, आप ये देखिए, ये तो सारे उसमें डिवाइड किया गया ना, एक सीट पे नहीं है ना ये। अब जो वोटर बढ़ा है, जो चीजें हैं, तो उनकी कैलकुलेशन है ये। सर, वही तो पूछ रहे हैं, कैलकुलेशन तो आज तक तो 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते थे, और अब तो हम डिजिटली स्ट्रांग हो गए हैं आपके राज में, तो आंकड़े तो तुरंत आने चाहिए। अब तिलक जी, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो मेरा कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, या हम कोई भी इस पे डिबेट करें तो ठीक नहीं रहेगा। अब चूंकि कल या परसों सर डिबेट, सर नहीं, सर मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि चुनाव आयोग जो है इस पूरे मामले को लेकर पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है कि विपक्ष भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, और मामला कोर्ट में भी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो इल्जाम आरोप विपक्ष लगा रहा है उसकी सफाई कौन देगा? नहीं, अभी देखिए तिलक जी, अब हमारी चूंकि अब देखिए, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। आज जो चुनाव हो रहा है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी चुनाव करा रही है। अगर ये वही कांग्रेस है कि जिसको ना संविधान पे भरोसा है, ना कोर्ट पे भरोसा है, ना देश की जनता पे भरोसा है, ये वो लोग हैं कि इनको अगर फायदा होता है तो सब ठीक है। आप इन्हीं के नेता विदेशों में भी जाके यही बात कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, चीजें खतरे में है, हमारे माइक बंद कर दिए गए, हमारी चीजें बंद कर दी गई, हमारी स्थिति खराब है। अरे जहां जीत जाते हैं, हिमाचल जीते, उन्होंने नहीं बोला कि हिमाचल हम कैसे जीत गए, और जहां हार गए तो वहां जो है ये बोलते हैं कि ये तो ईवीएम में गड़बड़ है। तो तिलक जी, ये इनकी सोची समझी रणनीति है और ये इनकी प्लानिंग है। जवाब दीजिए, यानी कुल मिलाकर क्या आंकड़ों में कोई खेल संभव है जो मनोज पंडित बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी फिर वही बात, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? हम क्वेश्चन, अगर कोई जवाब देगा, हायर अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? नहीं, हायर अथॉरिटी कौन है? चुनाव आयोग अथॉरिटी है ना, भारतीय जनता पार्टी तो अथॉरिटी नहीं है। यानी कि इनके पेट में दर्द होने लगा, अगर उस पर सवाल कर दिया तो ये इनको ये दर्द क्यों हो रहा है? ऐसे ही तो कुछ मतलब, अगर हम सवाल का जवाब ना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है, चुनाव आयोग उसका एक्सप्लेनेशन देगा, चुनाव आयोग जो देगा तो मान होगा भाई कि चलो चुनाव आयोग ने बोला है, और उसमें भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैटर है तो फिर वो भी आएगा। अभी जैसे ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए, ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट तो भाई सबने मान लिया, पहले ठीक है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसको चेंज करेंगे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ईवीएम बहुमत के साथ आएगी हमारी जब सरकार, तो हम उसको चेंज करेंगे, ईवीएम हटा के हम बैलेट पेपर लाएंगे। लेकिन वो किस स्थिति में आपकी सरकार, तब याद नहीं आया था जब आडवाणी जी सवाल उठा रहे थे, तब तो आप वकालत कर रहे थे दुबे जी, आपकी पार्टी, कि ईवीएम से ही वोट होना चाहिए, और इसी ईवीएम से आप मुख्यमंत्री भी बने ना। आपकी सरकार आई ना इसी ईवीएम से कि नहीं आई? और इस बार जो है इसी ईवीएम से आपको विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट मिले जब मुलायम सिंह यादव जी सत्ता में थे और सत्ता में आए, तब आपको इतने वोट नहीं मिले थे। इस बार जितने मिले इसी ईवीएम से मिले कि नहीं दुबे जी? देखिए, अरे लेकिन जब कोई किसी भी चीज पर क्वेश्चन लग जाता है तो उसकी जांच पड़ताल करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो जांच पड़ताल के लिए बुलाया तो था चुनाव आयोग ने आपको, जांच पड़ताल के लिए चैलेंज तो दिया था चुनाव आयोग ने, आप आइए साबित करके। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दिया है तो ठीक है, सबने स्वीकार किया। अब ये तो भविष्य की बात है कि क्या होने वाला है। भविष्य तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, न भविष्य इलेक्शन कमिश्नर है। आप लोग तो हैं भविष्य वक्ता बात की, लेकिन जब अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 में से 79 सीटें हम जीत जाएंगे, तो ये भविष्य वक्ता ही तो हुए आप।
नहीं तिलक जी, अखिलेश अरे यादव ये तो परसेप्शन तो सब करते हैं के बाद एक राजनीति में, तो परसेप्शन का ही खेल है। भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं ये और होगा उसमें कि जनता कहेगी एक थी भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप ये देखिए, अखिलेश यादव खाली चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उनकी स्पीच देखिए, वो कहते हैं एक थी जनता पार्टी। इसका मतलब उनका मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में रहेगी ही नहीं। तो ये जो मंगोरी लाल के सपने हैं तिलक जी, ये देखने का अधिकार है, और ये चारता अभी और है 10 दिन, इनको देखने दीजिए। कम से कम थोड़ा 10 दिन तो सुकून की नींद आ जाए इनको कि भाई ठीक है, हमने जो एक भ्रम बनाया था, जो चीजें की थी, वहां हम लोग खड़े हैं। क्योंकि 10 दिन बाद तो ये सारी चीजें सब खुल जाएगा, जनता का जो जनादेश है वो सबके सामने आ जाएगा, इनको पता चल जाएगा। परमवीर जी, क्या वाकई में आंकड़ों में कोई खेल संभव है जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है? चुनाव आयोग पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह जायज है परमवीर जी? और बार बार यह कहना कि भैया आंकड़ों में खेल संभव, क्या वाकई में प्रैक्टिकल है? तिलक जी, प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, कहने में कोई असर नहीं जाता, क्योंकि 1.5 करोड़ लोग लगे हुए होते हैं, यानी कि 1.5 करोड़ लोगों को कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे एक साथ में, कि कोई तो इतना बहुत बड़ी जनसंख्या में ऐसा काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पूरा का पूरा डिस्कवरी चैनल के ऊपर सीरीज है कैसे चुनाव करवाया जाता है, मैंने देखी थी अभी, कि पूरे देश भर में देखा गया है वो सीरियल। तो वो सीरियल में आपको दिखाया था कि 11 दिन लग जाते हैं चुनाव आयोग आंकड़े जारी करने में? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यूपी की बात मत कीजिए, उत्तराखंड में चुनाव हुए थे तो 1-2 सीटें ऐसी थी पहाड़ों के ऊपर जहां वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ, और वो 22-23 किलोमीटर जाना पड़ता था वहां से। तो वहां का आंकड़ा आया होगा अल्मोड़ा से देहरादून से सब जगह ईमेल होती है, लेकिन वेरीफाइड होती है, क्योंकि कल को ये चीजें सर जानकारी पहुंच जाती है, पहले कैसे पहुंचती थी जानकारी? पहले पहुंच, लेकिन इसको 3-4 जगहों से मेरा मानना है कि वो वेरिफिकेशन। और हर राज्य में ये स्थिति होती है जी तिलक जी, क्योंकि देखिएगा बाहर आएगा कि 4 तारीख के बाद PILC सुप्रीम कोर्ट में बाहर आ जाएगी, बहुत से लोग डालेंगे ऐसी चीजें, और चुनाव आयोग को तो फुल प्रूफ चीजों से दिखाना पड़ेगा ये चीजें। तो आप ही के मुताबिक क्या ये स्थिति, अगर ये भ्रम की स्थिति पैदा विपक्ष कर रहा है, और मैं आपकी बात मान लेता हूं कि भ्रम की स्थिति जो है विपक्ष ही पैदा कर रहा है, तो स्पष्टीकरण तो चुनाव आयोग को देना चाहिए कि नहीं? जी जरूर देना चाहिए तिलक जी, जरूर देना चाहिए, नोडल एजेंसी है, जरूर देना चाहिए, लेकिन एक स्पष्टीकरण और देना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी पिछली बार वायनाड पे 4 लाख वोटों के मार्जिन से जीते थे, हाँ। तो वहां पर भी तो क्या पता वो 4.25 लाख से जीते होते, भाजपा ने गड़बड़ कर दी होगी वहां भी, तो वो उसके ऊपर भी डालना चाहिए। अखिलेश यादव जी अब यूपी से जीतेंगे, मुझे लगता है पहले भी जीतते रहे हैं, तो उनको भी डालना चाहिए। ऐसा कुछ जो बड़े बड़े नेता होते हैं अपनी सीटों, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी डालना चाहिए कि नहीं भाई मैं 5 लाख में 5.25 जीता था, ये गड़बड़ चीज है। तो मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। जवाब दीजिए, मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू, जवाब दीजिए पंडित जी, फिर आपके पास आ रहा हूं आंकड़े लेकर। नहीं, इसमें तो क्या है, देखिए ये सब चीजें अभी कहेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगता है। अरे भाई यही तो तकलीफ है ना। देखिए आज की, अगर आप चलो आपके अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूँ कि ऐसा होता है, तो फिर नहीं, ये टेक्नोलॉजी का फायदा क्या हुआ? टेक्नोलॉजी आज जो इतनी डेवलप हुई है, तो उसका जहाँ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई स्टार्टअप करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, ये करो वो करो, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी आज इतनी पावरफुल है कि 1 मिनट में पूरे दुनिया में खबर फैल जाती है कि कहाँ क्या हुआ है, और आप बोलते हो कि 11 दिन लगेंगे। क्वेश्चन खड़ा होता है, आप मानो या ना मानो। हाँ, क्लैरिटी करना, उसकी सफाई देना, ये चुनाव आयोग का काम है कि वो उस पर सफाई दे, क्या है क्या नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी। आप रोज रोज सवाल उठाएं और चुनाव आयोग सफाई दे। खैर परमवीर जी जवाब दीजिए जल्दी से। तिलक जी देखिए, बार बार ये टेक्नोलॉजी आ गई, देखिए तब चुनाव में वोट हम सब लोग डालकर आ चुके होंगे, मेरा मानना है। डाटा शीट भेजेगा, जो हम पेन से भर रहा होता है ना, कि पेन से भरी साइन कराया हमारा, वो डाटा शीट पर बूथ पे जाएगी जिला हेडक्वार्टर पे, जिला हेडक्वार्टर से स्टेट हेडक्वार्टर पे, और 3-4 जगह ये वेरीफाई होना। ये ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ मेल कर दिया हमने, बल्क में उठा के सबको सीसी करा और भेज के आगे, वो उसकी सत्यापन भी तो होना होगा ना, गलती ना हो जाए। ये समय वहां पर लगता है, बात टाइम मेल करने में नहीं लग रहा है, टाइम मिलान करने में लग रहा है उसका। हर बूथ पे आएगा, उसके ऊपर 2 या 3 बार चेक होते होंगे कि कल को ये बात कोर्ट में जाएगी तो वहां पर चुनाव आयोग किरकिरी ना हो जाए, तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे, मेरा मानना है अभी वो। जी तिलक जी। परमवीर जी, आप वोट डालने जाते हैं, जो प्रक्रिया पर सवाल विपक्ष उठा रहा है, तो आपका नाम लिख लिया जाता है? जी। आपने वोट डाला, मेल फीमेल सब कुछ डाल दिया जाएगा उसमें? जी। और पहले वाले के बाद जो आखिरी वाला जिसने बूथ पर वोट डाला, वो संख्या तो वही माप ली जाती है ना? तिलक जी माप ली गई, माना। जब हम एक क्लिक में ये तय कर लेते हैं कि कहां किस बूथ पर कितना वोट पड़ा,
वहां पर तो सब कुछ नोट हो रहा है कि भाई एसके दुबे जी आखिरी व्यक्ति थे, इन्होंने 558 नंबर पे इतना वोट डाला, बूथ संख्या। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? तिलक जी, बस मैं आपकी बात में एक बात जोड़ूंगा। आप अगर आपने बोल दिया हो तो देखिए, किसी सरकारी कंपनी में महीने के अंत में तनख्वाह बढ़ती है, किस आदमी ने कितने घंटे ओवर टाइम किया, जो स्टोर कीपर टाइम कीपर होता है उसे मालूम होता है कि रोज आ रहा है रात को 9 बजे से 12 3 घंटे ओवर टाइम कर रहा है, लेकिन सत्यापन तो वहां भी कराता है ना सब। महीने के अंत में जो तनख्वाह देनी होती है, आपने माना कि पता लग गया बूथ के ऊपर की 528 वोटें पड़ी हैं, लेकिन 528 वोट को किसी अधिकारी ने आकर सत्यापन भी तो करना है ना, फिर उसको डीएम साहब भी सत्यापित करेंगे, फिर उनके ऊपर के अधिकारी सर सत्यापन तो होता है ना जब ईवीएम, सर वो सत्यापन जब वोटिंग खत्म होती है उसके बाहर तो बकायदा जब स्ट्रांग रूम में रखी जाती है तो बाहर तो इनको सबको इजाजत होती है, दुबे जी बाहर खटिया डाल के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बैठे होते हैं सर, तभी तो हैरानी होती है, सुबह से बैठे होते हैं। 7 बजे पहले मॉक ड्रिल होती है, ईवीएम को चेक कर लो कि भाई गलत तो नहीं कर रही, एक मॉक वोटिंग करके देखी जाती है। जब सारे बंदे लिख के कह देते हैं तब चाहे कोई इंडिपेंडेंट भी हो तब वोटिंग शुरू होती है। मतलब 7 बजे वोटिंग शुरू होनी है तो 6 बजे पहुंच जाते हैं, फिर शाम को ईवीएम को स्ट्रांग रूम में बंद कराने के बाद तो आते हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी ने पहले ये डाला था शगुफा पंजाब में, वहां पर 10-12 दिन तक चुनाव जो स्ट्रांग रूम बने उनकी दीवारें छीन दी जाती है, कोई खिड़की दरवाजा नहीं होता। उसके बाद पहरा भी दिया, उसके बाद पहरा भी देते हैं। तो अब ये मुझे समझ नहीं आता जिन कहां से आते हैं। मनोज पंडित जी एक बात मैं समझना चाह रहा था। एक नहीं, जब तक काउंटिंग के लिए खोला नहीं जाता, जब तक विपक्ष के लोग वहीं पर रात दिन टेंट डाल के वहां बैठे होते हैं और वहां से हिलते नहीं है, ये स्थिति है तिलक भाई। तो ये तो मेरा मानना ये है कि अभी से चूंकि हार का ठीकरा कहीं ना किसी के सिर्फ फोड़ना है, तो उसके लिए अभी से माहौल बनाना चालू कर रहे हैं केजरीवाल जी की तरह कि योगी जी 2 महीने में हटा दिए जाएंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं हो रहा, आपके पेट में दर्द हो रहा है, योगी जी हटा दिए जाएंगे। अरे योगी जी को परेशानी होनी चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होनी चाहिए या केजरीवाल जी को परेशानी होनी चाहिए कि किसको हटाएंगे किसको रखेंगे? तो वो वाला हाल कांग्रेस का है, विपक्ष का है कि अभी से ऐसा माहौल बनाना चालू कर दो कि जिस माहौल के लिए हम बाद में कहें। आप ये कह रहे हैं माहौल बना रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन जो विपक्ष के आरोप हैं उन्हीं आरोपों के आधार पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो राज्यवार, चलिए मैं मान लेता हूं परमवीर जी की बात कि भैया अल्मोड़ा में चुनाव हुआ तो देहरादून आंकड़ा आएगा और आंकड़ा देहरादून से दिल्ली आएगा, पता चलने में बहुत देर हो जाएगी। ठीक, वैसे ऐसा होता नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर आंकड़ा। लेकिन आंध्र प्रदेश उदाहरण के तौर पर अगर मैं राज्य के हिसाब से देखूं तो आंध्र प्रदेश में जो आंकड़ा आया वोटिंग के बाद, दावा यह किया जा रहा है कि 17 लाख वोट बढ़ गए। जो आंकड़ा जारी हुआ था उस फाइनल आंकड़े के बाद यह आंकड़ा बढ़ गया और 17 लाख के पार वोटर पहुंच गए। और ऐसे ही महाराष्ट्र में 16 लाख, केरल में 11 लाख, असम में 10 लाख और कुल मिलाकर यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच जाता है वोटों की संख्या के हिसाब से। फाइनल आंकड़ा 1 करोड़ के पार, 1 करोड़ 7 लाख के आसपास। तो आपको हैरानी नहीं हुई पंडित जी? देखिए तिलक जी, इतना फेरबदल कैसे हो सकता है आंकड़ों में? देखिए तिलक जी, कुछ वो विपक्ष सवाल उठा रहा है। जो नया वोटर जुड़ा है, जो नया वोटर जुड़ा है, जिनकी वोट संशोधित नहीं हुई है, जिनका वोट नया वोट जुड़ा है, वो लास्ट मोमेंट पे जुड़े, सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे हुई, सारी चीजें। तो मेरा मानना यह है कि तकलीफ होने की आवश्यक, ये जो तकलीफ है ये किस चीज की तकलीफ है? ये इनको अब पता चल चुका है कि हम कहीं है ही नहीं, लड़ाई में ही नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो 400 सीट का आंकड़ा है वो करीब हम लोग पूरा कर चुके। अब तो 115 सीटों पे बचा है। पहले फेज का चुनाव हुआ 19 अप्रैल को, वोटिंग के आंकड़े जारी हुए 30 अप्रैल को और 2% वोट प्रतिशत बढ़ गया। आप कह रहे ये सामान्य बात है। 26 अप्रैल को दूसरे फेज का चुनाव हुआ, 30 अप्रैल को फाइनल आंकड़े सामने आते हैं। 4 दिन के बाद तीसरे फेज का चुनाव 7 मई को हुआ, 13 मई को फाइनल आंकड़े सामने आते हैं। आप कह रहे हो सामान्य बात है। चौथा फेज 13 मई को हुआ, 17 मई को आंकड़े जारी होते हैं। आप कह रहे हो सामान्य बात है। और 5वें फेज का अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया, विपक्ष ये कह रहे हैं। जिनके घर ले जाके वोटिंग करा रहे हैं आप, जिनकी उम्र 90 साल के आसपास है या 84 साल के आसपास है,
जो फिजिकली पोलिंग बूथ पे नहीं आते तो वहां तो जाके आप वहां जाके वोटिंग कराते हैं ना उनकी। हाँ। तो उसको कैसे आप वो करेंगे? अच्छा, इससे पहले कभी 11 दिन लगे क्या? 11 दिन का अंतर हुआ कभी इससे पहले? देखिए तिलक जी, लगे, बिल्कुल लगे, पर लेकिन ये बातें सामने आई नहीं, ये चीजें हुई नहीं। ये नई नई चीजें क्यों आ रही है सामने? क्योंकि इसलिए उनको लग रहा है कि हमारी स्थिति इस कदर खराब होने वाली है कि हम लोग किस हिसाब से जनता को जाके मुंह दिखाएंगे, क्या चीजें करेंगे वहां जाके। आप देखिए, जिस कांग्रेस की बात हम करने जा रहे हैं, कांग्रेस 17 सीटों पे चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। उन 17 सीटों को आप पुराना इतिहास उठा के ठीक, पाठक जी जवाब देना चाह रहे हैं। पाठक जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ देर बाद पहले चल रही कि अखिलेश यादव जी बोले कि मैं 80 में 69 जीत जाऊंगा, तो सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। भाजपा ये कैसे जान ली कि मैं 400 पार कर लूंगा? पहली बात। दूसरी बात, वो जैसे ही ऐलान कर, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपकी पूरी बात सुनाऊं। अब आप पूरी, आप जब पढ़ते होंगे, जब आप स्कूल या कॉलेज में होंगे, तो आपको जरूर पता होगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है और आपके नंबर कितने आने वाले हैं। इसलिए आपको मालूम है कि बच्चे को मालूम होता है कि एग्जाम कितने परसेंटेज से पास कर रहा है वो। यही भाजपा को दिख रहा है कि भाजपा ने जो काम किया है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस 17 सीट में ये मालूम है जीतेगी, आपको पता है। आज भाजपा 400 सीट ले आएगी, आपको पता है। लेकिन अगर 11, सुन लीजिए आप पूरी बात, अगर 11 दिन चुनाव आयोग का लग रहा है, उससे विपक्ष अगर सवाल उठा रही है तो इसमें आपको दिक्कत है। आपको ये पता है कि आप 400 पार कर जाइएगा, तो दिक्कत होने लगती है। हम पे थोड़ी नहीं पाठक जी, हम पे थोड़ी सवाल उठा रहे हैं भाई। सवाल हम अगर विपक्ष सवाल उठा रही है तो आप ही तो तब, मैं शुरू से आपकी बात सुन रहा हूँ कि आप कह रहे कि विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, विपक्ष को ये हो रहा है, विपक्ष को वो हो रहा है। तो मान लीजिए, अच्छा आप इस बात, एक सेकंड सुन लीजिए आप पूरी लाइन। अगर आप ये कह रहे हैं कि 400 सीट हम पार कर जाएंगे, तो ये आपको पता है कि हम 400 पार कर जाएंगे। हमको वजह तो हो सकता है ना। अगर आप कह रहे हैं कि हम 400 पार कर जाएंगे और 11 सीट, सुन लीजिए, कहीं ना कहीं विपक्ष को ये आवाज उठाना, अगर ये सवाल रखना जायज है, क्योंकि आपको ये पता है कि हम 400 पार करेंगे और 11 दिन लगते हैं रिपोर्ट करने में। आज तीसरा दिन होने वाला है, 5वें चरण का आज तीसरा दिन चुनाव होने वाला है, अभी तक रिपोर्ट नहीं जारी किया गया है। आखिर क्यों नहीं जारी किया गया है? आप ये देखिए कि क्यों आज आप सवाल भारतीय जनता पार्टी पर नहीं उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग के। और जब हम और आप एक निष्पक्ष एजेंसी पे चुनाव उठाते हैं, अगर जवाब पूछते हैं और चीजें करते हैं, तो जो हमारी संवैधानिक ढांचा है हम उसको नहीं मानते। कहीं ना कहीं जो चीजें आपके फेवर में होती हैं, आप सारी चीजों को मानते हैं। जो चीजें आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आप उसको कहते हो नहीं, ये तो संविधान खतरे में है, ये तो देश ही खतरे में है, ये तो संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि इन सब चीजों से आप उठ जाइए, क्योंकि आप इनसे उठेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, तो जनता समझ पाएगी कि कांग्रेस हमारे लिए बात कर रही है। अब जब आप अपने और अपने संगठन के लिए बात करते हैं, तो चीजें कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगती और जनता उससे एतबार नहीं रखती आपकी बातों से। सुनिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, आज तक आप कभी ये नहीं देखे होंगे कि किसी कांग्रेस नेता को जो किसी स्टेज से बोला हो कि मनमोहन जी की सरकार है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मोदी जी की सरकार है। आप फर्क समझिए। अब आप पूरी बात सुन लीजिए। आप कहने की जनता और हमारी बीच की बात, आपने कहा कि मैंने 5 किलो राशन फ्री दिया। कांग्रेस अभी कही है, एक सेकंड, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो हम लोगों को सहायता राशि के रूप में अनाज देंगे। तो आपका और हमारे बीच का फैक्टर देख लीजिए। आज के युवा को बिहार में ही देख लीजिए आप, 17 महीने की इंडिया गठबंधन की सरकार में 5 लाख रोजगार दिया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो आई है, उसमें 5 न्याय योजना और 25 गारंटी दिया गया है। तो आप ये किस तरीके से कह सकते हैं कि जनता की बात हम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल जनता की बात कर रहे हैं। आप जनता की बात इसलिए नहीं कर रहे कि जो सपने आप जनता को दिखा रहे हैं वो कहीं पूरे होने वाले हैं नहीं, ठीक है। और दूसरी 5 करोड़ का वादा हमने नहीं किया था, 15 लाख का वादा हमने नहीं किया था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा हमने नहीं किया था सर, आपने किया था। सवालों का जवाब तो ले लीजिए आप कम से कम। आप बोलिए, सुन रहे हैं। मनमोहन जी की सरकार, अरे भाई मनमोहन सिंह जी तो रिमोट वाले प्रधानमंत्री थे ना, रिमोट से चलते थे वो। सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री रिमोट से नहीं चलते। और हमारे पास एक ऐसा चेहरा है जिसको हम कह सकते हैं कि भाजपा सरकार नहीं, मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि मोदी जी का नाम पूरे वर्ल्ड में पूरी चीजें, और मोदी जी को हिंदुस्तान ने। पंडित जी, आज विषय वो नहीं है ना, आज विषय वो नहीं है। अच्छा, एक मिनट, एक महत्वपूर्ण खबर आ गई, एक महत्वपूर्ण खबर। पंडित जी, वो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है,
और कहा है नोटिस में कि जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार ना करें। मतलब अब हिंदू मुसलमान नहीं होगा। अब देखिए तिलक जी, ये तो हम लोग भी इतने दिनों से यही कह रहे हैं कि आप जो है काम के आधार पर बात कीजिए ना। आप अगर नहीं वो बात ठीक है, तो अब आप मतलब हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे रैली? हम तो पहले भी नहीं करते थे। हम कहाँ करते थे? हमने कहा हिंदू मुसलमान। अच्छा, आप नहीं तो फिर नोटिस क्यों जारी किया चुनाव आयोग ने आपको? नहीं देखिए, चुनाव आयोग, अब वही बात हो रही थी तिलक जी, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एजेंसी है। चुनाव आयोग का अपना एक तरीका है, अपना एक उनका चश्मा है। नहीं, चुनाव आयोग ने आपको नोटिस किस आधार पर फिर जारी किया कि भाई आप जो है धर्म का आधार पर प्रचार ना करें? नहीं देखिए तिलक जी, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं तो हिंदू ही बोलूंगा ना अपने आप को। या नहीं, तो आपको कौन रोक रहा है हिंदू बोलने के लिए? नहीं, तो अगर उनके पास कोई ऐसा तथ्य आया है या उनके संज्ञान में कोई ऐसी बात आई है तो उसका जवाब हम देंगे। आप नोटिस मिला है तो उसका जवाब नहीं, तो दरअसल ये भी तो हो सकता है वो ये कह रहे हो कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आप ये बोल रहे हो कि भाई मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे, कुछ इस टाइप का। अब तिलक जी देखिए, ये तो जब तक नोटिस पढ़ेंगे नहीं उसमें क्या परिप्रेक्ष्य में आया है तो कैसे उसका मैं जवाब दे पाऊंगा आपको। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये तो अगर आयोग ने, अच्छा अगर ये भी बड़ी दिलचस्प बात है पंडित जी कि आयोग ने नोटिस आपके पार्टी के अध्यक्ष को दिया। मतलब जो धर्म के आधार पर अगर कोई प्रचार कर रहा है उसको नोटिस नहीं गया, नोटिस गया पार्टी के अध्यक्ष को। तिलक जी आप समझिए मेरी बात को। आपको याद है कि लेकिन बहुत गंभीर मामला है सर। नहीं गंभीर मामला, मैं आपकी गंभीरता समझ रहा हूँ। जब इनका राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर चुनाव आयोग ने चेक कर लिया था तो इनका ये कहना था कि ये राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग क्यों हो रही है, मोदी जी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? नहीं, वो ये कह रहे थे कि भाई भाजपा के नेताओं के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग होनी चाहिए। फिर तो अब नोटिस अगर भारतीय जनता पार्टी को आ गया तो अब इन्होंने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नोटिस क्यों दिया? ये नोटिस तो कांग्रेस को भी मिलना चाहिए था। नहीं, कांग्रेस को गया नोटिस, कांग्रेस के अध्यक्ष को भी नोटिस गया है। तो ये इंडिपेंडेंट, अब इनसे इनको समझ जाना चाहिए कि भाई इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी के पास ताकत है। वो पाठक जी आप जवाब दीजिए जल्दी से, फिर दुबे जी और परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई नोटिस तो आपको भी गया है ना, तो फिर भाई उनको भी गया है। देखिए, भाजपा का कोई एक स्टैंड नहीं है। आप अगर उनसे बात कीजिएगा कि आपने 10 साल में, जो अभी वर्तमान के 10 साल में आपकी सरकार है, आपने क्या किया, तो वो नेहरू जी के जमाने से आपको गिनाना शुरू करेंगे। अगर आप अभी बात कीजिए कि युवा बेरोजगार, आपने वादा किया था 15 लाख, 2 करोड़ तो ये सीधे आ जाएंगे विपक्ष में। अभी नरेंद्र मोदी जी कुछ पाठक जी नोटिस तो आपको भी जारी हुआ चुनाव आयोग का, मैं ये कह रहा हूँ पार्टी के अध्यक्ष को। पार्टी के अध्यक्ष में हमने कहीं भी जाति प्रकार की, किसी भी प्रकार की जातिवाद नहीं, वो संविधान वाला मसला है। हर चौराहे पर कह रहे हो कि संविधान को खत्म कर देंगे। देखिए बिल्कुल, अगर मान लीजिए संदेह है, अगर भारतीय जनता पार्टी, नहीं संदेह तो आप क्यों देश में ये संदेह पैदा कर रहे हो? ठीक है, मैं अग्निवीर योजना को लेकर संदेह पैदा कर रहे हो आप। मुझे नोटिस, इससे सेना कमजोर होती है, उसका मनोबल गिरता है। अब एक बात बताइए, जो भाजपा में, हमारे पार्टी में थे जो लोग, वो भाजपा में चले गए तो वो लोग, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, उनके ऊपर जो जांच चल रही थी वो सब बंद हो गया। और जैसे कहां से बात कहां ले जा रहे हो? बात मैं बात कुछ और कर रहा हूं, जवाब कुछ और दे रहे हो आप। चले फिर से आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको फिर से जवाब दे देता हूं। नहीं, मैं लेक्चर थोड़ी ना हूं कि सवाल दोबारा कर दो। 1 मिनट दुबे जी, ये जो मसला है, मसला तो कोर्ट में है ना, तो क्या थोड़ा इंतजार नहीं कर लेना चाहिए? और वैसे भी अब तो 2 चरण बचे हैं। जो बात परमवीर जी कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं हो सकता कि कोई खेल कर दे उसमें। नहीं, अभी इंतजार तो है ही। वही तो मैं बोला कि इंतजार तो अभी चुनाव आयोग का भी है कि वो जवाब दे दे। इंतजार तो अभी परसों डेट है, उसमें भी है कि चलो कुछ जवाब आएगा। लेकिन ये मामला आखिरकार क्यों क्रिएट हुआ, बात समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि आखिरकार इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं, शक के दायरे में क्यों आते हैं। ऐसा कई बार कहीं हो जाता है कि अभी मैं संदेह तो आप पैदा कर रहे हैं सर, वही बात तो मनोज पंडित कह रहे हैं। अरे तो सर, अगर चीज अगर समझ से परे होगी तो संदेह के घेरे में तो आएगी कि नहीं आएगी, आप बताइए। अगर जो चीज समझ से परे है
तो उसको थोड़ा संज्ञान में तो लेना पड़ेगा पंडित जी, और जो अथॉरिटी है उसको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो अथॉरिटी दे दुबे जी, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ने रोका है क्या? चुनाव आयोग को जवाब मत दो आप मुझे बताइए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल कहाँ आता है, सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए। ये तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, इसके लिए मैंने बोला कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉक्टर भाई साहब, मेरे को इंटरफेयर करना चाहिए। आप बोल देते ये तो चुनाव आयोग और विपक्ष का मैटर है, वो निपटेंगे। एस के दुबे जी, आप डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी की अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो एक गोली आप हमें दे दीजिए ताकि हमारा दर्द बंद हो जाए, है तो गोली का तो इलाज होगा ना। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ ना, पर आप ऐसा तो मत कीजिए, आप ऐसा तो मत कीजिए कि 4 तारीख के बाद एक थी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा तो मत बोलिए। कम से कम वो बातें बोलिए जो जनता के गले उतर सके कि आप कहते हैं एक थी भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, आप एक राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, और आप बातें कर रही थी लंबी लंबी, जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं। तो मेरा मानना यह है कि जो आपकी विश्वसनीयता जो जनता के बीच में है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसको कम से कम बनाए रखें, जिससे कि लोगों को लगे कि समाजवादी पार्टी कहाँ लड़ रहा हूँ, क्या नहीं लड़ रहा हूँ, ये चीज दिमाग से निकाल देना। अच्छा, सत्ता की डोर उत्तर प्रदेश से ही जाती है, ये चीज याद रख लेना। यहाँ से ही प्रधानमंत्री बनना है और यहीं से प्रधानमंत्री गिरना है। नहीं तो हम भी कह रहे हैं यहीं से प्रधानमंत्री बनेंगे। आप हम क्या है क्या नहीं है, और ये तो हम 4 तारीख को बता ही देंगे कि हमने क्या किया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, 4 तारीख को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। इसलिए अभी से माहौल मत बनाइए, जनता के जो परमवीर जी, फाइनल कमेंट आपका, फिर पंडित जी आ रहा हूं आपके पास। फाइनल कमेंट परमवीर जी आपका। ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कि पंडित जी कह रहे हैं। तिलक जी देखिए, पुराने इलेक्शन कमिश्नर से अशोक लवासा जी का कार्यकाल था, उनका भी देखिए चुनाव आयोग ने दिया था अपना थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया था, लेकिन शायद वो अब 24 तारीख को देंगे। पुराने इलेक्शन कमीशन ने बताई है ये बात, उन्होंने भी जस्टिफाई किया कि सिस्टम फुल प्रूफ होता है, इसके साथ छेड़छाड़ करना असंभव के बराबर ही होता है। लेकिन ये शब्द इस्तेमाल किया, असंभव के बराबर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। तब देखिए आप जीत रहे थे, तब नहीं। आप अभी अब जैसे आप वहां पर जैसे साउथ इंडिया में होता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि केरल के अंदर कैसी चुनावी स्थिति होने वाली है, तो वहां पर तो बोला नहीं जाएगा इस चीज के बारे में। या अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में आकर, जहां पर ना कांग्रेस पार्टी है ना भाजपा ही है, तो वहां पर तो आप बोलेंगे नहीं इस चीज को। तो ये भ्रम की स्थिति पैदा करने के साफ संकेत है कि आप भ्रम की स्थिति ही पैदा कर रहे हैं। आपने कभी ऐतराज नहीं उठाया नागालैंड की डिस्प्यूट? परमवीर जी, आपने अपनी बात को रखा। ये पंडित जी, लाइव में कमेंट आया, चलते चलते पढ़ देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में 7 सीटें हैं, कितने सीटों पर जीत रहे हैं? 400 पार आंकड़े में दिल्ली का योगदान भी पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि 7 सीटें हैं, 7 में से दिल्ली में कितनी सीटें जीत रहे हैं? तिलक जी, 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं। 7 की 7 जीत रहे हैं, बिल्कुल 7 सीटें हमारे पास। तो फिर वो 6 सांसदों के टिकट क्यों काट दिए थे आपने? देखो तिलक जी, वो टिकट ये पार्टी का इंटरनल मामला है कि किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। अब ये चीजें नहीं है कि आपने इन चीजों को कि आप टिकट इसको क्यों दे दिया और उसको क्यों दे दिया। नहीं, आप कह रहे हो कि भाई हमने विकास की गंगा बहाई, तो फिर 6 सांसदों के दिल्ली में टिकट काट दिया, आपने कहा 7 की 7 जीतेंगे। मैं वैसे पूछ रहा था तिलक जी, उनको कहीं और एडजस्ट करेंगे ना तिलक जी। अब एक व्यक्ति को अगर उन्होंने इतना काम किया है तो उनको कहीं और जिम्मेदारी देगी पार्टी, उनको कहीं और लगाएगी पार्टी। नहीं, बाकी सब तो ठीक है, वो दिल टोटे टोटे टाइप का भी मामला हो गया ना, वो हंसराज हंस जी का। नहीं, हंसराज हंस जी चुनाव लड़ रहे हैं ना तिलक जी, उनको तो ठीक है, लेकिन जहां से सांसद थे उनको आपने कहा कि वहां, खैर कोई बात नहीं। और हरियाणा में कितनी सीटें जीत रहे हैं? हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 की 10 जीतेंगे हम चुनाव। तो किसान आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा पंजाब और हरियाणा जी? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनता जानती है, सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी। और ये अग्निवीर योजना का जिक्र विपक्ष कर रहा है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तिलक जी, कहाँ फर्क पड़ रहा है? आप मुझे बताइए ना, किस पैरामीटर पे फर्क पड़ रहा है? तो फिर अग्निवीर योजना के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे आप? नहीं, हम तो अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं ना। नहीं, तो अग्निवीर भी तो आप योजना लेकर आए, उसको उस पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? देखिए तिलक जी, अब हमने 1 घंटे के डिबेट में क्या 10 साल के सारे मुद्दे थोड़ी उठा लिए? जिस टॉपिक पे हम लोगों ने तय किया था उस टॉपिक। नहीं, विपक्ष वही कह रहा है ना कि अग्निवीर आपकी परफेक्ट योजना है, तो फिर आप उस पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? तिलक जी, हमने तो सारी परफेक्ट योजनाएं बनाई, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, आप अग्निवीर का जिक्र कर रहे हैं, चाहे अग्निवीर का जिक्र, शिक्षा को ले लीजिए, चाहे अग्निवीर को ले लीजिए, हमने तो सारी
चाहे कोई भी सारी बहुत अच्छे से नहीं तो पूरी मंच तैयारी से करके हम अग्निवीर लोग के लेके नाम पर आए। वोट क्यों नहीं मांग रहे आप? नहीं, वोट हम अपने काम के आधार पर मांग रहे हैं, तो उसमें कोई अग्निवीर? दिक्कत ही नहीं। फिर वही बात। अग्निवीर सुरक्षित, देखिए तिलक जी, अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है कि जब बच्चा 10वीं पास करके जाता है और उसको ये नहीं पता होता कि मैं क्या करूंगा, जब तक तो वो चीजों करके आ भी जाता है। हाँ। और उसको फिर समाज में हमारे पास ट्रेंड तरीके से एक आपको कितने साल राज करते हो अनुशासन देश में में? रहने वाला एक नागरिक देश को प्रदान किया जाता है जो अग्निवीर को करके आता है। पंडित जी बाकी सब ठीक है, आप कितने साल देश पर राज करते हो? मतलब समझा नहीं मैं। जो चुनाव होते हैं लोकसभा के जी जी और राज्य के, कितने साल का मौका मिलता है सत्ता पे राज करने का? 5 साल का। और अग्निवीर में 5 साल। अरे 12 साल। 5 साल तक। 12 साल। नहीं, अग्निवीर में तो तिलक जी 5 साल के लिए उन्होंने कहा ना कि 5 साल, उसके बाद और जो उसमें से छांट लिए जाएंगे, जो ज्यादा वैसे होंगे तो उनको उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, आराम से पंडित जी पानी पी लीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मुद्दे कई हैं और इन मुद्दों के आधार पर सियासी सवालों का शोर भी है। अब 2 चरणों में 115 सीटों पर वोटिंग बाकी है, यानी चुनावी जोर है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।